हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम करेंगे बीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2025 टेस्ट नंबर 5, जिसके अंदर में बिहार स्पेशल और जो कि स्टैटिक जीके होती है, साथ में जो करंट इवेंट हुए हैं उनको हम इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से सॉल्व करेंगे। सो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसके अंदर गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 कि भारत की 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार के किन 3 जिलों की जनसंख्या अवरोही क्रम में सूचीबद्ध सबसे अधिक थी। अवरोही क्रम इन द सेंस, अगर जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इट्स मीन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटते क्रम में। तो सबसे ज्यादा किसमें थी पहले 2011 की जनगणना के आधार पर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा पटना में है, देन पूर्वी चंपारण एंड देन मुजफ्फरपुर। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन याद करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार के विभिन्न जिलों की साक्षरता दर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, तो इसमें कुछ कथन दे रखे हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है, स्टेटमेंट 1 में दे रखा है। स्टेटमेंट 2 दे रखा है, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है, सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है, या न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है। तो इसका आंसर क्या होगा कि ऑप्शन ए और ऑप्शन 2, ऑप्शन 4, जो तीनों ये ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन 1, 2 और 4, ये करेक्ट है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन बी है वो इनकरेक्ट है। दैट्स व्हाई आवर आंसर विल बी ऑप्शन ए। ओके, और यह क्या है? ये आप चारों स्टेटमेंट आप याद करोगे, एक आप इसकी नोटबुक बनाते जाइए, जिसमें क्या होगा, आप ये जो स्टैटिक जीके है वो आप लिख लोगे। वो आपका एक शॉर्ट क्रिप्स नोट्स बन जाएगा, जो आपके आगामी 71 बीपीएससी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, तो इसमें क्या दे रखा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास है। और सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता भी सबसे ज्यादा कहाँ है? रोहतास में ही। न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ है? पूर्णिया है। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। ओके, और उच्चतम शहरी साक्षरता दर जो ऑप्शन सी दे रखा है, ये इसका क्या होगा? सबसे ज्यादा जो शहरी साक्षरता वाला जिला कौन सा है, ये मैं लिख देता हूँ, ये है कैमूर। ओके, कैमूर है, याद रखोगे आप। जो सबसे शहरी साक्षरता जिला रोहतास ना होके क्या है? कैमूर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला निम्नलिखित में से कौन है? तो जहाँ पे सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है वह कौन सा जिला है? तो यह है मधेपुरा। ओके, कौन सा है ये जिला? मधेपुरा, ऑप्शन ए। इसको कैसे याद करेंगे आप कि यहाँ के लोग मधे यानी मधु से याद रखोगे, मध पी के नशे में रहते हैं, बिल्कुल। तो पूरे दिन नशे में रहते हैं, मधु पी के रहते हैं, तो इस वजह से यहाँ की सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई है। दैट्स वाई इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। बाकी इसकी दशकीय अगर जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है ये अगर पूछ लेता है कि दशकीय वृद्धि दर लगभग इसकी 31.12% है। कितनी है? 31.12% है इसकी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। जनगणना 2011 के अनुसार प्रतिशत के हिसाब से, किसके? परसेंटेज वाइज, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज वाइज, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो अनुसूचित जहां पे सबसे कम है परसेंटेज वाइज, क्वेश्चन में क्या मेंशन है ये बहुत फोकस करेंगे आप, परसेंटेज वाइज। ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, शेड्यूल ट्राइब जो होती हैं उनको एसटी कहते हैं, एसटी जो है वो कौन सा जिला है सबसे कम? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, खगड़िया जो है यहाँ पे सबसे कम पाई गई है। और सबसे ज्यादा कहाँ पाई गई है प्रतिशत में? तो चंपारण में। कौन सा? वेस्ट चंपारण। ओके, वेस्ट चंपारण में पाई गई है। ओके, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन बी। फोर्थ का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का बाल लिंगानुपात कितना है? ये क्वेश्चन आपने सभी ने पढ़ा होगा ऑलमोस्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार का बाल लिंग अनुपात है वह 935 है। कितना है? 935। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, और अगर बिहार का लिंगानुपात पूछ ले, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? बिहार का बाल लिंगानुपात। ओके, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ोगे, क्योंकि थोड़ी सी मिस्टेक से हमारा सिली मिस्टेक हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, तो 2011 की जनगणना की अगर इसने पूछा होता कि लिंगानुपात कितना है बिहार का अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, तो लिंगानुपात अगर पूछता तो डायरेक्ट हम बताते 918। ओके, अगर इस केस में 918 होता, लेकिन उसने बाल लिंगानुपात पूछा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का लिंगानुपात इसके साथ में बता दूं, जो भारत का है ये तो आपका हो जाएगा बिहार का। ओके, और अगर इंडिया का देखूं मैं, इंडिया का, तो वो क्या होगा? वो हो जाएगा 943 लिंगानुपात है। और बाल कितना है? बाल लिंगानुपात वो 1919। ओके, ये आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर हम 6 करते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट, इंडियन सर्वे फॉरेस्ट सर्वे 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो सबसे ज्यादा जो
ISFR की जो 2023 की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा बिहार में कहाँ पे वन पाया जाता है, तो ऑप्शन बी यानी कैमूर में। कैमूर की पहाड़ी आप सुने होंगे, तो पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा जंगल है, तो उस वजह से सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ है, कैमूर में। ओके, और ये 2023 की रिपोर्ट के अनुसार है। ओके, और अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं, ये जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं वो सारे ही आप देख रहे होगे कि स्टैटिक जीके के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके। एक तो सेंसस टॉपिक हो गया एंड ISFR की जो रिपोर्ट होती है, और बिहार का जो स्टैटिक जीके है वहाँ से क्वेश्चन हर बार 15 से 20 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं, तो इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। और इस टेस्ट सीरीज में प्लस में स्टैटिक के साथ साथ करंट भी है, ऐड है, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ इसको बहुत ध्यानपूर्वक करें और 2 से 3 बार सुने। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम। बिहार बजट 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत नामित नहीं है। ओके, तो इसने पूछा है कौन सा शहर नामित नहीं है बिहार में, जो स्मार्ट सिटी का जो मिशन है उसके अकॉर्डिंग कौन सा शहर इसमें शामिल नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, मोतिहारी शामिल नहीं है। ओके, और कौन कौन से शहर हैं जिन जो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चुने गए हैं, वो है मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। एक है पटना, देखो पटना ऑब्वियस सी बात है कि कैपिटल है बिहार की, तो वो तो रहेगा ही। ओके, देन है भागलपुर, भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखोगे। ओके, भागलपुर हो गया, पटना हो गया, और मुजफ्फरपुर, कौन सा, मुजफ्फरपुर। ओके, ये भी हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर। ओके, नेक्स्ट है कौन सा है, बिहार शरीफ, जो कि नालंदा बिहार शरीफ मंत्री जी का इलाका है अपना, तो वो भी हो जाएगा। ओके, सो ये 4 ऐसे जो डिस्ट्रिक्ट है, 4 डिस्ट्रिक्ट है जो जिन्हें बिहार स्मार्ट सिटी मिशन के तहत डेवलप किया जाएगा। ओके, और ये स्मार्ट सिटी कब लॉन्च हुआ है, तो 25 जून, इसकी डेट भी आप याद रखोगे कब लॉन्च हुआ है, 25 जून 2015 को लॉन्च हुआ है। ओके, 2015, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इतनी आपको डिटेल थोड़ी सी नॉलेज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जरूरी है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम। बिहार बजट 2025-26 के तहत बिहार के प्रत्येक जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के छात्रों के लिए 100 बेड वाले छात्रावास स्थापित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो जो बजट हमारा 25-26 का है वह उसके तहत 100 बिस्तर वाला छात्रावास बनाए जाने की घोषणा की गई है। वह कौन सा है, तो वो है जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना। कौन सी योजना है वो, जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना। ओके, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और किसके लिए है ये, OBC छात्रों के लिए 100 बेड वाली योजना। ओके, याद रखोगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। किस संगठन, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, किस संगठन द्वारा विभिन्न ऑफलाइन और ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करने के लिए बिहार की राजधानी पटना में भारत का सबसे बड़ा परीक्षण बापू परीक्षा परिषद विकसित किया गया है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहीं से आपको पता होगा कि 70 का पेपर लीक मामला सामने आया। इसके अलावा ये एशिया का सबसे बड़ा ऑफलाइन सेंटर माना जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। और इसे कौन सी समिति ने बनाया था, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। कौन सी समिति है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी करवा रहा हूँ मैं, और ये आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इनको आप बहुत ध्यान से करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं हम। बिहार राज्य सरकार की प्रमुख योजना जल जीवन हरियाली मिशन किस वर्ष शुरू की गई। तो जो जल जीवन हरियाली मिशन है वह 2019 में शुरू की गई। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 2 अक्टूबर 2019 में शुरू की गई। ओके, 2 अक्टूबर 2019 में। ओके, 2019 में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। जल जीवन हरियाली मिशन कब शुरू हुई, 2 अक्टूबर 2019 में। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं हम। पंचायतों और वार्डों में विकास कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता के लिए विकास मित्र की नियुक्ति में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं। तो 50% सीटें, कितने प्रतिशत, 50%। और किसमें, पंचायतों और वार्डों में जो विकास कार्यक्रम होता है उनकी सहायता के लिए। ओके, सो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12। पक्षी आबादी की निगरानी और संरक्षण प्रयासों को दिशा देने के लिए उपयोग किए जाने वाले ऐप BRMS में आर का क्या अर्थ है। आप देखो, इसने पूरी की फुल फॉर्म नहीं पूछी, सिर्फ और सिर्फ एक आर वर्ड का इसने फुल फॉर्म पूछ लिया है। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा रिंगिंग। आपने सुना होगा ना, एक बर्ड रिंगिंग योजना के तहत एक चिड़ियाघर बनाया जाएगा बिहार में, तो वो आपको याद होगा। तो आर से मतलब क्या हो जाएगा, रिंगिंग। ओके, सो इसकी फुल फॉर्म क्या है, वैसे पूरी मैं बता देता हूँ। BRMS की बर्ड रिंगिंग मॉनिटरिंग सिस्टम। BRMS क्या है, बर्ड। ओके, आर से तो आपको पता लग गया, रिंगिंग हो जाएगा। ओके, एम से हो जाएगा मॉनिटरिंग, बर्ड रिंगिंग मॉनिटरिंग, और एस से सिस्टम। ओके, सो ये BRMS की फुल फॉर्म है, आप इसको याद रखोगे। और ये किस लिए है कि पक्षी की आबादी की निगरानी के लिए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं हम। सोमेश्वर श्रेणी में नदियों द्वारा निर्मित दर्रे निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो जो सोमेश्वर की पहाड़ी, पहले आप ये बताओगे कि सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के
कौन से क्षेत्र में लाई करती है, यानी कौन से नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, या फिर साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में। ओके, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो सोमेश्वर की जो पहाड़ी है वह, उसमें कौन कौन से दर्रे नदियों द्वारा निर्मित किए गए हैं? तो सोमेश्वर दर्रा, भिखना ठोरी दर्रा, मरवात दर्रा या उपयुक्त सभी। तो ये तीनों जो दर्रे हैं ये सभी सोमेश्वर की पहाड़ी में नदियों द्वारा निर्मित किए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14। बिहार के प्रमंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? उसने पूछा है कौन सा गलत है। ओके, सो पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें, कोसी प्रमंडल के जिले हैं सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। ये आपको प्रमंडल पूरे याद रखने हैं, बिहार स्टैटिक जीके करवा रहे हैं। सो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दे रखा है, तिरहुत प्रमंडल के जिले में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली एवं शिवहर। और सारण प्रमंडल के जिले में है मधुबनी, गोपालगंज, सारण एवं सिवान। पूर्णिया प्रमंडल में आता है अररिया, किशनगंज, कटिहार एवं पूर्णिया। तो इसका क्या, कौन सा ऑप्शन गलत है उसने पूछा है। तो जो सारण प्रमंडल है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो दे रखा है सारण प्रमंडल में तीन जिले हैं, कौन कौन सा है? एक तो है सिवान और सारण खुद और गोपालगंज। ठीक है, तो यहाँ पे मधुबनी नहीं है, मधुबनी यहाँ पे नहीं है। ओके, सो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मधुबनी को कट कर देंगे, बाकी सारण खुद है, गोपालगंज है और सिवान है। ओके, तो तीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अरवल जिला का निर्माण निम्नलिखित में से किस जिले को विभाजित करके किया गया था? तो जो अरवल जिला है जो कि 2001 में बना है, ओके, यह सबसे नवीनतम जिला है जो बनाया गया था। तो ये 2001 में जहानाबाद को विभाजन करके अरवल नामक एक नए जिले का सृजन किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहानाबाद। अरवल जिला का निर्माण किसको अलग करके बनाया गया है? तो जहानाबाद को। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल से सीमा साझा नहीं करता? तो देखो ये चीज़ें तो आपको बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए आपकी, कि कौन सा स्टेट बाउंड्री किस इंटरनेशनल बाउंड्री या फिर अदर स्टेट से शेयर करता है। तो बिहार की जियोग्राफी एकदम टिप्स पे आपको होनी चाहिए, और ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। आप कहोगे तो मैं बिहार की एक शॉर्ट ट्रिक बना दूंगा जितने भी स्टेट से इसकी बाउंड्री लगती है और जो इंटरनेशनल नेपाल के साथ बाउंड्री लगती है उसकी। ओके, सो अभी फिलहाल क्वेश्चन 16 करते हैं हम। तो जो बिहार का जो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा नहीं करता वो कौन सा जिला है? वह है अररिया। ओके, अररिया बिहार के पश्चिम बंगाल से साझा नहीं करता। बाकी ये तीन, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, तीनों करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 है, सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के किस जिले में स्थित है? लो ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। तो जो सोमेश्वर की पहाड़ी है, मैंने आपसे कमेंट बॉक्स में पूछा था, ये पश्चिमी चंपारण जिले में है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। ओके, जैसे बिहार की मान लो कुछ ऐसे, ये एक मान लो ऐसे करके, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इरेज कहाँ है भाई? इरेज। ओके, सो आपको ये ऐसे नहीं है। ओके, बटरफ्लाई की तरह है बिहार का जो ड्राइंग है, यानी बाउंड्री है। ओके, तो ये वाला जो एरिया पड़ता है वेस्ट चंपारण, तो यहाँ पे जो है सोमेश्वर की पहाड़ी है, आपको याद रखना। यहाँ पे सोमेश्वर की पहाड़ी है, यहाँ पे धारवाड़ की पहाड़ी है, और ये वाला एरिया है तो इस तरह। और जो आर्कियन है वो आपकी साउथ में पड़ जाती है। ओके, तो इस तरह आपको पूरी इस जो बिहार की जियोग्राफी है वो आपको पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ओके, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं हम। पश्चिम चंपारण जिला में स्थित शिवालिक पहाड़ी में निम्नलिखित में से किस चट्टान की प्रमुखता है? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ओके, तो इसने पूछा है जो पश्चिम चंपारण है वहाँ पर किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तो जो पश्चिम चंपारण जिला में शिवालिक पहाड़ी में परतदार चट्टान की प्रमुखता पाई जाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परतदार, यानी लेयर वाइज यहाँ पे पाई जाती हैं। ओके, शिवालिक पहाड़ी जो एरिया है बिहार में। सो क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं हम। बाघ एवं अन्य पशुओं के विख्यात उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार में कहाँ स्थित है? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बाघ एवं अन्य पशु के विख्यात उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है? उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। यह आपको अपने मेमोरी में फीड करके रखना है। ओके, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। ओके, कब हुई थी? 1978 में, आपको याद रखना स्थापना इसकी हुई थी। ओके, और इसका अगर क्षेत्रफल पूछ दे तो एरिया कितना है? इसका एरिया है 8.74 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, ये भी आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये जो क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बिहार वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो ये है वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सबसे बड़ा यही है वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये 1500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो कितना है? 1500 वर्ग स्क्वायर। ओके,
क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं हम। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार निम्नलिखित में से किन जिलों में है। देखो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि बिहार में जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, नवी जलोढ़ नहीं पूछ रहा है ये, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार किन किन जिलों में है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोहतास, गया, पटना, भागलपुर एवं मुंगेर जिलों में। कौन कौन से जिले हैं। तो ऑप्शन ए में जितने भी जिले गिवन है वो सभी जिले हैं। ओके, ऑप्शन ए में रोहतास में है, गया में है, पटना में है, भागलपुर और मुंगेर जिलों में यहाँ पे जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ओके, आप देखोगे यहाँ पे पानी की काफ़ी किल्लत रहती है। जो अपना ये साउथ, जैसे ये गंगा नदी बिहार को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, तो इसके इस साइड के जो ये वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये वाले यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। गया हो गया, रोहतास हो गया। ओके, तो यहाँ पे जो है ये पुरानी और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है यहाँ पे। ओके, तो ये वाला एरिया हो जाएगा रोहतास, गया, भागलपुर और मुंगेर जिला। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर बिहार की वह नदी कोसी है जो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा नदी में मिलती है। स्टेटमेंट सेकंड दे रखा है। दक्षिण बिहार की वह नदी सोन है जो बिहार में सबसे पश्चिम गंगा नदी से मिलती है। तो आपको ये क्वेश्चन जो है अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, और जो स्टेटमेंट दे रखी है उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे। ओके, देखो आप बिहार जो है, बिहार को जो गंगा नदी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये नॉर्थ एरिया हो गया, ये साउथ में, और मिड से जाती है बिहार को। ओके, 12 जिलों से निकलते हुए जाती है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है उत्तर बिहार यानी ये वाला एरिया की नदी कोसी जो है वो बिहार में सबसे पूर्व में गंगा नदी में मिलती है ना। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है। ओके, क्योंकि यहाँ पे महानदी है जो पूरब में, यहाँ पे आपको दिखेगी सबसे कॉर्नर पे महानदी कोसी तो कुछ यहाँ पे मिलेगी आपको। ओके, कोसी यहाँ पे मिलेगी, महानदी यहाँ पे आपको मिलेगी महानदी। तो ये सबसे पूर्व में कौन सी है, महानदी, और ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ओके, जो गंगा में आके मिलती है। जैसे ये मान लो महानदी है, गंगा में आके मिल रही है। और दक्षिण में बिहार से होकर बहने वाली सोन नदी जो है वो सबसे पश्चिमी नदी है। सबसे पश्चिमी यानी ये वाला साइड, यहाँ से सोन नदी आके मिलती है जो कि अमरकंटक से निकलती है। ओके, ये सोन नदी है। ओके, ये गंगा में आके मिलती है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि बिहार में साउथ यानी ये वाला रीजन, एक बार मैं दोबारा इसको ड्रॉ करता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ओके, अच्छे से, जैसे मान लो ये अपना मोटा मोटी ये बिहार हो गया। ओके, कुछ ऐसा, और ये बिहार में ये अरे भाई चल जा पैन, ये अपनी गंगा नदी आ रही है। ये बिहार को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये अपना नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे पूर्वी नदी, नॉर्थ यानी उत्तर की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है। उसने ऑप्शन में बोल रखा है कि ये कोसी नदी है, जबकि कोसी कुछ यहाँ पे बहती है, तो ये महानदी है। ओके, तो ये स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो गया। और उसने बोला है सेकंड स्टेटमेंट में कि दक्षिण बिहार की साउथ में जो पश्चिम में सबसे नदी जाती है वो सोन नदी है जो गंगा में मिलती है। तो ये बिल्कुल सही है, सोन नदी यहाँ से आके गंगा में ये मिल गई। ओके, सोन नदी। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की नदियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोकामा टाल में सर्वाधिक जल फल्गु नदी का है। सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है। भिखना ठोरी दर्रे के मध्य से हरहा नदी गुजरती है। कोसी नदी नेपाल में स्थित सप्त कौशिकी क्षेत्र के ग्लेशियरों से निकलती है। बिहार में गंगा के दक्षिण मैदान में बागमती प्रवाहित होती है। अब इसने 4 स्टेटमेंट दे दिया आपको, और इसने पूछा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें। ओके, तो इसमें जो स्टेटमेंट 4th दे रखा है, बिहार में गंगा के दक्षिण में, जो गंगा का साउथ, पहले ही हम कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे मान लीजिए गंगा का साउथ यानी गंगा के दक्षिण मैदान में बागमती प्रवाहित होती है। तो ये जो स्टेटमेंट दे रखी है ये गलत दे रखा है। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम 4th को एलिमिनेट करते हैं तो ऑप्शन हमें ए हमारा आंसर मिल जाता है। ओके, अब इसको एक्सप्लेन समझते हैं। इसमें जो स्टेटमेंट दे रखी है, जैसे पहली स्टेटमेंट दे रखी है मोकामा टाल, तो ये मोकामा टाल बिल्कुल सही है, और ये इसमें फल्गु नदी में सबसे अधिक पानी रहता है, जो मोकामा टाल में सर्वाधिक जल फल्गु नदी में। तो स्टेटमेंट 1 क्या है हमारी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट दे रखा भिखाना, जो हरहा नदी है वो भिखना दर्रों के बीच से होकर गुजरती है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। बागमती नदी जो है बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान में बहती है। क्या है, जो बागमती नदी यहाँ पे दे रखा है इसने दक्षिण, ये स्टेटमेंट गलत है। ये जो बागमती है वो मान लो ये गंगा प्रवाहित हो रही है, गंगा जी, सॉरी फॉर दैट, ये गंगा जी बह रही है। ओके, तो ये दक्षिण में ना होके उत्तर में है। बागमती रिवर कहाँ है, उत्तर में। ओके, तो ये हो जाएगा, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो नॉर्थ में। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बाकी तीसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। कोसी नदी जो है वो सप्त कोसी जो ग्लेशियर है वहाँ से निकलती है। तो ऑप्शन 3rd इज ऑल्सो राइट। तो दैट्स वाई आंसर विल बी ऑप्शन ए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 24। देखो आपको लग रहा होगा कि इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा करवा रहा हूँ मैं, बिकॉज ये क्वेश्चन सारे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बाकी जितने भी मैंने अभी लेक्चर करवाए हैं वो सभी ऑलमोस्ट 28 से 30 मिनट के हैं, तो आप एक बार 2x स्पीड पे आप देखोगे उसे। ओके, सो क्वेश्चन 24 करते हैं। इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन राज्यों की भागीदारी है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश और झारखंड है, 2 ये इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उत्तर प्रदेश और झारखंड इंद्रपुरी जलाशय योजना में
बिहार के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश और झारखंड है। ओके, और यह सोन नदी पर स्थित है, ये भी आप याद रखोगे। इंद्रपुरी जो जलाशय योजना है यह सोन नदी पर है। कौन सी रिवर है? सोन नदी पे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। बिहार के टाल क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी फसल प्रधानता उगाई जाती है? गन्ना, मसूर, गेहूं, धान। अब देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा इसने, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मसूर। क्यों? अब बताता हूँ मैं। जो क्या होता है, टाल जो होता है, जैसे आप पटना के साइड में जाओगे तो वहाँ पे ऐसा होता है कि मोकामा का टाल है ना, और बहुत सारे टाल होते हैं। टाल मतलब जो होता है बरसात में पूरी तरह पानी से डूब जाता है जो एरिया, उसको टाल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे धान, गेहूँ इन सब की फसल नहीं हो सकती, क्योंकि ये हमेशा डूबे रहते हैं। यहाँ पे कुछ जो ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे मसूर हो गया, जायद फल जो होती हैं वो यहाँ पे हो सकती हैं, इसीलिए ये दालों के उत्पादन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। ओके, तो इसलिए मसूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसे दाल का कटोरा, ये भी आप याद रखोगे। जो दालों का कटोरा है वो मोकामा टाल क्षेत्र को कहते हैं। ठीक है, मोकामा को क्या कहते हैं? दाल का कटोरा। दाल का कटोरा अगर क्वेश्चन कभी आ जाए किसे कहते हैं, तो मोकामा टाल को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर अब 30 करते हैं, 26 क्वेश्चन नंबर। बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित बरौनी तेल शोधक कारखाने का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान किया गया? तो ये जो बरौनी तेल रिफाइनरी है यह तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और तीसरी पंचवर्षीय योजना कब आई थी? तो 1964 में। ऐसे भी पूछ सकता है कि बरौनी तेल रिफाइनरी जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान खोला गया, कब से कब थी, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, तीसरी पंचवर्षीय योजना कब थी? एक चीज़ ये भी मैं बता देता हूँ कब से कब थी, ये पूछ सकता है। तो 1961 से 66, यानी 1966 से जो थर्ड पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं हम। पाइराइट के लिए प्रसिद्ध अमझौर पहाड़ियाँ बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसको मैं याद करा दूंगा आपको कि पाइराइट कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप जब 2011 का सेंसस पढ़ोगे तो उसमें यह है कि सबसे ज़्यादा जो लिटरेट पीपल है, यानी साक्षर पब्लिक है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ की है? तो रोहतास की है। तो हम ऐसे याद सकते हैं कि पढ़ने लिखने का राइट्स, यानी पढ़ने का राइट्स किसको है? रोहतास वालों को। तो हम इसको रिलेट करके पाइराइट से याद रख सकते हैं। ओके, पाइराइट्स यानी पढ़ने का राइट किसको है? रोहतास वालों को। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप जब चीज़ों को रिलेट करके याद रखोगे तो आपको ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद रहेगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। इसमें कुछ जल विद्युत परियोजनाएं दे रखी हैं और वह कहाँ पे अवस्थित हैं वो दे रखा है। जैसे डगमारा जल विद्युत परियोजना, अग्नूर जल विद्युत परियोजना और त्रिवेणी नहर जल विद्युत परियोजना। ओके, तो इसने पूछ रखा है कि ये कहाँ पे अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जो डगमारा जल विद्युत परियोजना है वह सुपौल में पड़ती है, तो ए को मैच करेंगे हम 2 से। ओके, ए को मैच किया 2 से। अग्नूर जल विद्युत परियोजना अरवल में है, तो अग से अरवल आप याद रख सकते हो, तो बी का हो जाएगा 3 से। ओके, ढेलबाग है जो वो ढेलबाग जो परियोजना है वह डेहरी जल विद्युत परियोजना, और ये कहाँ पड़ती है? ये रोहतास में पड़ती है। ढेलबाग जो जल विद्युत परियोजना है वो रोहतास में पड़ती है, तो सी का हो जाएगा 1। और त्रिवेणी नहर जो जल विद्युत परियोजना है वो वेस्ट चंपारण में पड़ती है, तो डी का 4 हो जाएगा। इस तरह से हमें आंसर क्या मिलेगा? ऑप्शन बी। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 29। नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहाँ से प्रारंभ होती है? जो नेपाल की प्रथम, आप क्वेश्चन में बिल्कुल ध्यान दोगे, नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय क्या है? बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन जो है वह मोतिहारी से शुरू होती है, तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ओके, मोतिहारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं हम। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिला में स्थित है? देखो भाई, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। फर्स्ट रामसर साइट कौन सी है बिहार की और वह किस जिला में पूछा है? तो यह है बेगूसराय में। ओके, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ओके, बेगूसराय में कौन सी झील थी? कांवर झील। आपको ये भी याद रखना है कौन सा उसका नाम क्या था? कांवर झील। कांवर झील। ओके, अब इसको याद कैसे करें? सबसे बड़ी बात यह है याद कैसे करें। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, जैसे कि ऐसा होता है ना कि जैसे कभी टीचर या फिर कभी पेरेंट्स कहते हैं कि कांवर लेके जा, तो बेटा अपने माँ बाप से बोलेगा कि नहीं अभी मैं बीग दूंगा, तो बेगूसराय का मतलब कांवर अभी नहीं ले जाऊंगा, बेग दूंगा। बेग यानी बीग दूंगा, है ना। तो इस तरीके से आप याद रखते हो कि कांवर बिकना नहीं है, तो बेगूसराय। ओके, सो थोड़ा लेम था बट हाँ याद करने के लिए इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। वीर कुंवर सिंह ने अपनी अंतिम लड़ाई किस ब्रिटिश कैप्टन से लड़ी थी? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो जो वीर कुंवर सिंह जी हैं उन्होंने अपनी अंतिम लड़ाई ली ग्रैंड से लड़ी थी। ओके, जैसे ली ग्रैंड से लड़ी थी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कब लड़ी थी? तो 23 अप्रैल 1858 को, 23 अप्रैल 1858 को लड़ी थी। ओके, अंतिम लड़ाई, तो ये आपको याद रखना है। और वीर कुंवर सिंह
जी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज मैं दे देता हूँ। उनका जन्म कब हुआ था ये आपको याद रखना है। तो 23 अप्रैल को ही उनका जन्म हुआ था, 23 अप्रैल 1777। ओके, 1777 में, 23 अप्रैल 1777 में बिहार के शाहाबाद, यानी बिहार के शाहाबाद में, बिहार के शाहाबाद जो कि अभी कौन सा ज़िला है, भोजपुर ज़िला है। कौन सा है भाई, भोजपुर ज़िला। ओके, भोजपुर ज़िला में पड़ता है। और उसमें एक गांव है, कौन सा गांव है, अब तो आपको याद आ गया होगा कुछ, जगदीशपुर। इसीलिए तो इनके बाबू जगदीशपुर का इनको हीरो माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वीर कुंवर जी का जन्म हुआ था। ठीक है, और इन्होंने एक स्टेटमेंट भी दी थी, वो भी आपको याद रखनी है। तो ओके सर, आप कितना याद करवा रहे हो कि जहाँ मैं हूँ वहीं जगदीशपुर है। क्या है, वहीं जगदीशपुर है। ओके, ये स्टेटमेंट किसने दी थी, वीर कुंवर जी ने। और ये नारा उन्होंने बुलंद करते हुए अंग्रेजों को चुनौती दी थी। ओके, सो आपको उनके बारे में भी कुछ जान लेना चाहिए। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ली ग्रैंड। ऑप्शन बी 31 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। 1830 के दशक में पटना किस विद्रोह का प्रमुख केंद्र बन गया। ओके, जो 1830 के दशक में 1830 के दशक में पटना किस विद्रोह का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा। तो ये क्वेश्चन नंबर 32 है। तो इसका आंसर हो जाएगा वहाबी विद्रोह, यानी वहाबी आंदोलन। ओके, वहाबी आंदोलन का मुख्य बनकर उभरा था। और इसका तो ये वहाबी आंदोलन का मुख्य, और इसके जो जिन्होंने इसको लीड किया था, इस आंदोलन को, उन नेता के नाम क्या है आंदोलनकारी के, तो सैयद अहमद शहीद। कौन है, सैयद बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक सूर्यदेव नारायण शर्मा थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूर्यदेव नारायण शर्मा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और यह कब बनाई गई थी, तो 1899 में, 3 मार्च कब बनाई गई थी ये संस्था, 1899 में। ठीक है, सूर्यदेव नारायण शर्मा जी के द्वारा। और ये कहाँ पे थी, दरभंगा जिले में। ये भी आपको याद रखना है, दरभंगा जिले में। ओके, और इसके अध्यक्ष और कौन थे, आफाक खान और सचिव कमलेश्वरी चरण। अध्यक्ष भी याद रखना है इसको, कौन थे, इसके अध्यक्ष थे आफाक खान और सचिव कौन थे, कमलेश्वरी चरण सिन्हा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 34 है। बिहार में स्थापित विश्वविद्यालयों का उनके स्थापन क्रम के साथ निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में पूछा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर 1999 में नहीं स्थापित किया गया, यह 2010 में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और यह कब स्थापित किया गया है, तो 2010 में, 2010 में याद रखोगे आप। बाकी पटना विश्वविद्यालय 1917 में, मगध विश्वविद्यालय 1962 में, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1992 में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, एंड बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर कब हुआ, 2010 में। और यह वर्तमान में कहाँ पे है, भागलपुर जिले में स्थित है। ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बहुत याद रखनी है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस पत्रिका के भारतीय संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद को हटाकर उनके स्थान पर कनिंघम को नया संपादक नियुक्त किया गया। तो यह बिहारी थे संपादक, भारतीय पत्रिका के संपादक थे बिहारी, उनको हटाकर कनिंघम को नया संपादक नियुक्त किया गया। ओके, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी पत्रिका थी, बिहारी पत्रिका। ओके, बिहारी पत्रिका के संपादक थे, कौन थे संपादक, बाबू महेश्वर प्रसाद को हटाकर कनिंघम को नियुक्त किया। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं हम। अगस्त 1918 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो 1918 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता करी थी सैयद हसन इमाम, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। हसन इमाम ने करी थी, किसने करी थी, हसन इमाम ने। और 1918 में मॉन्टेग्यू जेम्स रिपोर्ट जो समीक्षा है उसकी समीक्षा के लिए आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र की, ये विशेष सत्र था, आपको याद रखना है। ये कौन सा सत्र था, विशेष सत्र, स्पेशल जो सत्र था उसको बुलाया गया था। किसके लिए बुलाया गया था, तो मॉन्टेग्यू जेम्स रिपोर्ट जो 1918 में था उसकी समीक्षा के लिए। ओके, और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, सैयद हसन इमाम ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 37। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई नामक गांव में हुआ था। ऑप्शन बी दे रखा है, 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना की थी। वे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। इन्होंने द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक की रचना की। तो इसने पूछा कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 4 जो स्टेटमेंट है वो सही है, यानी 1, 2, 4 ऑप्शन बी।
सही है, ऑप्शन इसका सॉरी 1 2 3 स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, एंड अब ये बताता हूँ मैं, जो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। देखो आप सभी इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, बिकॉज जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है वो सिर्फ इतनी बुक है, डिवाइडेड इंडिया। ओके, ये आप फोकस करोगे इस पर, सिर्फ इतनी बुक का नाम है उनके, क्या है उनकी बुक का नाम, डिवाइडेड इंडिया, इंडिया उनकी बुक का नाम है, डिवाइडेड इंडिया। ओके, लेकिन इस जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन में दे रखा है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, जैसे ये चीज़, तो ये पुस्तक किसने लिखी है, ये पुस्तक लिखी है फरीद खान ने। किसने लिखी है, फरीद खान ने। ओके, इस पर फोकस करोगे। सो इस वजह से जो स्टेटमेंट फोर्थ है वो गलत हो जाती है, बाकी 1 2 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। सो दैट्स वाई आवर आंसर विल बी ऑप्शन बी। ओके, और गांधी जी ने सॉरी जो अपने राजेंद्र प्रसाद जी हैं उन्होंने 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए थे, तो इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 38। बिहार में लाल बजट निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी। तो बिहार में जो लाल बजट है उसकी प्रक्रिया 2013-14 में हुई थी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब लाल बजट क्या होता है, बिहार में लाल बजट जो बनाने की प्रक्रिया है वह 13-14 से शुरू हुई थी, और इसमें सभी बाल कल्याण योजनाओं का वित्तीय ब्यौरा शामिल है। क्यों इसे हम बाल बजट कहते हैं, बाल यानी जो हमारे बच्चे होते हैं, तो इसमें जितनी भी बच्चों से रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल ब्यौरा होता था उसको शामिल किया जाता था। जो बच्चों से रिलेटेड कल्याण, बाल कल्याण के लिए जितनी भी स्कीम होती थी उससे रिलेटेड जितना भी ब्यौरा होता था फाइनेंस का, वो इसमें सम्मिलित किया जाता था। तो यह जो बजट है वो 2013 में शुरू किया गया, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं हम, बिहार की 7 निश्चय भाग 2 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शामिल नहीं है। क्वेश्चन में पूछा है शामिल नहीं है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थिक हल युवाओं का बल। ओके, जो ये है ऑप्शन डी, ये शामिल नहीं है, क्योंकि यह जो है यह पार्ट 1 में थी। ओके, बाकी जो 3 है ऊपर दे रखी है ये पार्ट 2 में है, लेकिन जो ऑप्शन डी में दे रखा है वो पार्ट 1 में थी। 7 निश्चय के 2 पार्ट थे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में कौन सी थी, आर्थिक हल युवाओं का बल। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 40। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 करते हैं हम, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट कथन सत्य है पूछा है, तो इसका जो स्टेटमेंट जो बी है, ओनली 2 इज करेक्ट, बिकॉज जो प्रथम सत्याग्रही थे बिहार में, जो फर्स्ट, सॉरी ऐसे नहीं लिखता मैं इसको, कैसे लिखते हैं फर्स्ट, ऐसे यार जगह कम है, फर्स्ट जो थे वो कौन थे, सत्याग्रही, फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे यार, ये स्पेस कम पड़ रहा है, मैं डायरेक्ट नाम लिख देता हूँ। जो पहले थे वो थे, यार बार बार मिस्टेक हो रही है, कहाँ है भाई, आ जाओ सर। ओके, ये हो जाएगा, जो पहले थे वो थे श्री कृष्ण सिंह। पहले कौन थे सत्याग्रही, श्री कृष्ण सिंह। आप याद रखोगे ये बिहार के संदर्भ में क्वेश्चन है, ना कि पूरे इंडिया के संदर्भ में। ओके, दूसरे सत्याग्रही कौन थे, नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण। ओके, इनका पूरा नाम क्या था, अनुग्रह नारायण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2 इज करेक्ट आंसर। उसने पूछा कौन सा सही है, तो पहले तो ये वाली स्टेटमेंट गलत होगी, और ओनली 2 है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ओके, और अगर ऐसे ना पूछ के ये पूछे कि पूरे मतलब इंडिया के संदर्भ में अगर देखा जाए तो प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो विनोबा भावे। आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा कि फर्स्ट कौन थे, विनोबा भावे। पहले भारतीय सत्याग्रही कौन थे, विनोबा भावे। दूसरे कौन थे, पहले तो सबको याद होता है, दूसरे थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, ऐसे। ओके, अब देखो पहला सबको पता है, दूसरा ऑलमोस्ट सबको पता है, लेकिन अगर एग्जामिनर कंफ्यूज करना होता है तो वो यहीं तक नहीं रुकता है, वो तीसरा सत्याग्रही भी पूछ लेता है। और ऐसा बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर आप करोगे तो उसमें आपको मेंशन होगा, जो आई थिंक 69th बीपीएससी में पूछा था एग्जामिनर ने कि तीसरा सत्याग्रही कौन था, तो वहाँ पे आ गया था ब्रह्मदत्त, है ना, ऑप्शन में था ब्रह्मदत्त, और वही राइट आंसर था। जो तीसरे सत्याग्रही हैं वो कौन है, ब्रह्मदत्त। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ओके, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं हम, यहाँ पे 40 दे रखा है, 41। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वाले निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे। उसने पूछा है कौन शामिल नहीं थे, आप यहाँ पे फोकस रखेंगे तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीताराम केसरी जो थे वो शामिल नहीं थे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो पटना में ये गोलीकांड हुआ था, सचिवालय पे चढ़ के कुछ बच्चों ने झंडा फहराने की कोशिश करी थी, तो उस टाइम पे 7 जो ऐसे बच्चे थे जिनको गोली लगी थी, तो उनको हम स्वतंत्रता सेनानी अजय शहीद का दर्जा दे रखा है हम लोगों ने, क्योंकि वो महान थे। उमाकांत उनके नाम है, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिन्हा, राजेंद्र सिंह, देवी पत चौधरी, राम गोविंद सिंह, सतीश प्रसाद झा और जगपति। तो ये 7 लोग थे जिन्होंने इस गोलीकांड में शहीद हुए थे।
जो सीताराम केसरी ये नहीं है, तो ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं हम। युवकों को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का संगठन जयप्रकाश नारायण ने कहाँ किया था? देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार तो आ गया था कि आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था, संगठन कौन करता है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन छुपा हुआ है कि आज़ाद दस्ता का गठन संगठन किसने बनाया, तो जयप्रकाश नारायण जी ने। ओके, पर इसने पूछा है कि कहाँ पे, तो अगर जगह एकदम जो स्पेसिफिक जगह पूछता है तो वो जगह हो जाएगा बकरी का टापू। कौन सा हो जाएगा, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, बकरी का टापू ये जगह है जहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी ने, नेपाल में है ये। कौन सी जगह है, नेपाल में। आप याद रखो कि कहाँ पे उन्होंने यह आज़ाद दस्ता का संगठन कहाँ बनाया था, नेपाल में। और अगर स्पेसिफिक जगह पूछ दे तो बकरी का टापू, लेकिन ऑप्शन में दे रखा है भागलपुर, मोतिहारी, छपरा, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी? तो जेल कैदी जो थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, वहाँ पे जो कैदी थे उनकी क्या मांग थी? तो स्वदेशी वस्त्र की मांग थी। वो नंगे हो गए थे क्योंकि उन्हें ब्रिटिश सरकार के समय के जो कपड़े थे वो पहनाए जा रहे थे, तो उन्होंने स्वदेशी वस्त्र की मांग की। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देखो क्वेश्चन का डीप लेवल कितना अच्छा है इस टेस्ट सीरीज में। सो क्वेश्चन नंबर 44 करते हैं हम। गंडक परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत तथा नेपाल की संयुक्त परियोजना है। यह बिहार में स्थित, इससे बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल का लाभ होगा। इस परियोजना के संबंध में भारत और नेपाल के बीच 1959 में समझौते पर हुए हस्ताक्षर तथा 1960 में कार्य प्रारंभ हुआ। मधुबनी जिले में स्थित त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकलती है। तो इसने पूछा है कौन सा स्टेटमेंट इसका सही है, तो इसका ऑप्शन बी जो है 1 2 3 जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। 1 2 3 ऑप्शन जो फोर्थ है वो गलत दे रखा है, बिकॉज ध्यान दोगे आप, जो ये गंडक नदी है यह मधुबनी जिले से नहीं निकलती है, क्योंकि मधुबनी जिले तो बहुत ज़्यादा आपको पता है कि वो कहाँ पड़ेगा। आपको एक बार मैं मैप बना के दिखाता हूँ, मधुबनी जिला कहाँ पड़ेगा, ये रफली मैप है जहाँ पे कुछ पड़ेगा। ओके, और जो त्रिवेणी नदी है वो तो यहाँ से निकलती है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो 4 है वो गलत दे रखा है उसने स्टेटमेंट। तो ये अगर हम कट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, देखो ये भी कट हो जाएगा, पहला ऑप्शन भी, सी भी कट हो जाएगा, 4 भी कट हो जाएगा, तो हमें ऑप्शन बी मिल जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। जो त्रिवेणी नहर है वो कहाँ से निकलती है, वो पश्चिमी चंपारण से निकलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 और 3 स्टेटमेंट करेक्ट। तो आंसर विल बी बी हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार का जलोढ़ मैदान संरचनात्मक दृष्टिकोण से सबसे प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचना है। आप जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे वैसे वैसे इसको मार्क करते जाओगे, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो ध्यान में रखना है। धारवाड़ युग की चट्टानें दक्षिण बिहार के सीमांत पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। देखो इसमें क्या पूछा है इसने, तो कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसका कारण बताता हूँ मैं आपको कि ये क्वेश्चन इसका आंसर डी क्यों हुआ है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट दे रखी है। बिकॉज आपको पता है जो बिहार की जलोढ़ 95% लैंड ऑफ बिहार आर इन फोर्थ टर्सरी पीरियड में नहीं हुई है, क्वाटनरी पीरियड में बनी है। यानी जलोढ़ मैदानी संरचनात्मक दृष्टि से नवीनतम सबसे नई संरचना है। ओके, ये आपको याद रखना है। जो बिहार का 95% एरिया, यानी एक सेकेंड अगर मैं मोटा मोटी बिहार का अगर मैं मैप बनाता हूँ कुछ ऐसे, ओके, ये यहाँ से गंगा जाती है, तो उसने पूछा जो मैदानी भाग है, ओके, मैदानी भाग यानी ये वाला पोर्शन, तो ये जो है ये नवीनतम नई जलोढ़ मृदा है, मतलब नया 4th स्टेज में बना है, सबसे नई संरचनात्मक रचना है। उसने बोला है ऑप्शन में, आप देखोगे यहाँ पे बोला है उसने प्राचीन भूवैज्ञानिक, तो ये ऑप्शन यहीं से इनकरेक्ट हो जाता है। उसने दे रखा है सेकंड स्टेटमेंट में कि दक्षिण बिहार के सीमांत पठारी प्रदेश में आर्कियन युग की चट्टानें मिलती हैं। जो आर्कियन है सबसे पुरानी है वो कहाँ मिलती है, जो दक्षिण मान लो ये हो गया, ये इसका नॉर्थ हो गया, ये इसका साउथ हो गया। तो उसने पूछा ये वाली जो एरिया है दक्षिण की, माने ये सीमांत यानी बॉर्डर से लगती हुई ये पठारी कौन सी है, उसने क्वेश्चन में बोला है कि दक्षिण पठान धारवाड़ युग की। धारवाड़ तो यार अपने यहाँ पे ये कौन सी है, ये धारवाड़ नहीं है, आर्कियन युग की है ये। ओके, तो ये आपको याद रखना है, आर्कियन युग की है। तो ऑप्शन डी भी, ऑप्शन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी इस तरह से गलत होता है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या बनता है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 46। आई नो आपको थोड़ा ये लग रहा होगा कि ये वीडियो लंबी हो रही है, बिकॉज इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, मुझे एक्सप्लेन भी करना पड़ रहा है। आई थिंक टाइम कंज्यूमिंग है बट इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए हेल्पफुल होगी ये वीडियो। सो चैनल पे जो भी प्लीज़ पहली बार है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। बस इतना ही कहना है और कुछ नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिहार के भौगोलिक आयामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, इसमें दे रखा है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का पूर्व पश्चिम विस्तार लगभग 345 किलोमीटर है। बिहार का उत्तर दक्षिण विस्तार लगभग कितना है, 483 किलोमीटर। तो इसने पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सत्य है,
तो देखो इसमें सर सिर्फ और सिर्फ जो एरिया दे रखा है, पहली स्टेटमेंट जो एरिया दे रखा है सिर्फ वही करेक्ट है, तो इस तरह हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। जबकि जो बिहार का उत्तर पूर्व, आप याद ऐसे मैप पे, एक सेकेंड मैं बताता हूँ थोड़ा सा मैप। आप सपोज दैट, यार बार बार ये ऊपर आ जाए, ओके, सपोज दैट आपका ये मैं मैप बना रहा हूँ, ये मान लो एक मोटा मोटी इस पर हम मैप बिहार का ड्रॉ करते हैं। ये वाला जो ये हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ओके। तो उसने बोला है बिहार का जो पूर्व पश्चिम, पूर्व में हो जाएगा ये, और पश्चिम क्या हो जाएगा, नॉर्थ, सॉरी पूर्व पश्चिम, है ना, पूर्व पश्चिम ये वाला रीजन हो जाएगा, मतलब पूरब से लेकर के पश्चिम तक ये वाला रीजन, ये ओके। इसने बोला है 345 के मतलब किलोमीटर, ये वाला जो इसका एरिया है वो 345 है, जो कि गलत है। ये कितना है, पूर्व से पश्चिम ये वाला जो रीजन है, एक सेकंड मैं दोबारा इसको ड्रॉ करता हूँ। मान लो ये वाला रीजन, ये क्या हो जाएगा, उसने ये बोला है ये वाली जो लंबाई है ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, यानी पूर्व पश्चिम की जो लंबाई उसने इसमें क्वेश्चन में बोला है 345, जो कि रॉन्ग है। कितनी है, पूरब से 483 है। इसने इंटरचेंज कर दिया स्टेटमेंट को, आप ध्यान से पढ़ोगे, ओके। और उत्तर से दक्षिण यानी ये वाली लंबाई, ये वाली, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये कितनी दे रखी है, ये इसने दे रखी है, इसकी दे रखी है 483, जबकि इंटरचेंज कर दिया इसने, तो ये कितनी है, ये है 345। अब आपको इसको याद कैसे करना है, याद करने का एक मैं ट्रिक बताता हूँ अभी आपको, ओके। जैसे मान लो आप, ये हो गया हमारा मैप, ओके, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया, यार ये बार बार नीचे आ जाता है, ये हो गया साउथ, ओके। सो ये दोबारा बनाना पड़ेगा यार मुझे, बार बार एक ही मिस्टेक। देखो छोटा सा बनाता हूँ इस बार, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ओके, साउथ। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो उसने पूछा है कि पूरब से लेकर के पश्चिम तक की कितनी लंबाई है, ओके। जब उसने बोला पूरब, तो पूरब तो उसने खुद ही बोल दिया, जैसे पूरब लिखोगे तो आप क्या हो जाएगा, पूरब ऐसे लिखते हैं, पूरब, ओके, पूरब ऐसे लिखते हैं। तो जैसे ही आप पूरब लिखोगे तो इसका मतलब आपने उत्तर लिख दिया। 4 और क्या होता है, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 2 हटा देंगे, 4 दूनी नहीं, यहाँ पे 3 मानेंगे तो 483। तो पूरब से पश्चिम की कितनी लंबाई है टोटल, 483 किलोमीटर। अब उसने बोला उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर कैसे लिखेंगे, उत्तर ऐसे लिखते हैं, उत्तर, तो उत्तर में ये आ रहा है तो आपने आंसर लिख दिया 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो ये हो जाएगा उत्तर से पश्चिम, ओके। तो ये हो जाएगा 345 किलोमीटर। इस तरह आज हमने 46 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। अब करते हैं 3 क्वेश्चन और पेंडिंग हमारे। आज के लेक्चर में हम सिर्फ 50 क्वेश्चन करेंगे। टाना भगत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस आंदोलन का शुभारंभ 1946 गुमला से हुआ था। जतरा भगत इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अभूतपूर्व हिंसा इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता थी। इस आंदोलन ने खादी के प्रयोग को बढ़ावा दिया और ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों का विरोध किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। कौन कौन से कथन सही है, 1, 2, 4, ओके। जो तीसरा है वो स्टेटमेंट इसमें गलत दे रखा है, क्योंकि इसमें हिंसा जो ताना भगत है यह एक हिंसक संघर्ष के बजाय संवैधानिक संघर्ष का रास्ता अपनाया गया। ये आपको याद रखना है, इसमें संवैधानिक संघर्ष का रास्ता अपनाया गया है। तो ऑप्शन जो 3 है, यानी स्टेटमेंट जो 3 है वो इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 48, बिहार में स्थित सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार किसने प्रकाशित किया। मदरलैंड अखबार ये काफ़ी फेमस अखबार है और क्वेश्चन में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मजहर उल हक। हक के लिए कौन लड़ता है, मदर, ऐसे याद रखोगे। हक के लिए कौन लड़ता है, मदर, तो इसे याद रखोगे आप, मजहर उल हक, ओके। कौन लिखा, दी मदरलैंड नामक अखबार। तो क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं हम। निम्नलिखित में से किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। ये देखो, ये क्वेश्चन का पूछने का तरीका देखो कितना शानदार है ना। ऐसे क्वेश्चन अगर बीपीएससी पूछने लगे तो मजा आ जाएगा। क्वेश्चन सिंपल ही है लेकिन उसने घुमा कर दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीर मोहम्मद यूनिस, ओके। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर उसने दिया होता सिंपल एक क्वेश्चन, यहाँ पे अगर ऑप्शन में दिया होता राजकुमार शुक्ला, तो लोग राजकुमार शुक्ला का ही सबसे पहले आंसर टिक करते, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोहम्मद मुनीस। और ये राजकुमार शुक्ला के साथ मिलकर ही उन्होंने ये गांधी जी को पत्र लिखा था। ये भी आपको याद रखना है, ओके। तो 2 इसके आंसर अगर होते तो ई हो जाता ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम कल के लेक्चर में करेंगे, ओके। बिहार सरकार द्वारा पुनः चालू किया गया रीगा चीनी मिल बिहार के किस जिले में स्थित है। तो जो रीगा चीनी मिल है यह बिहार के सीतामढ़ी में स्थित है, ओके। सीतामढ़ी में, याद रखोगे रीगा चीनी मिल कहाँ स्थित है, सीतामढ़ी में, ओके। और सीतामढ़ी में पुनौरा धाम भी बनाया जा रहा है। पुनौरा धाम मतलब सीता जी की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई जा रही है। तो ये भी आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज आज के जाते जाते टाइम पे, ओके। सो चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ओके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो आज के लिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, ओके। कल मिलते हैं।